डियर स्टूडेंट्स, तो एमएससी फोर्थ सेम में मैं आज जो टॉपिक या जो बुक जो पेपर हम करने जा रहे हैं वो है केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। ठीक है। और केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स में हम डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे। तो आज जो हम पहला नेचुरल प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, ये जो फर्स्ट यूनिट है हमारी, वो है टर्पिनॉइड्स के बारे में। तो टर्पिनॉइड्स को पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, जो जो कंपाउंड्स इसके अंदर दे रखे हैं वो सब पढ़ने हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर ये टर्पिनॉइड्स होते क्या है। ठीक है। तो द हाइड्रोकार्बन्स ऑफ द जनरल फार्मूला C5H8 होल N एंड देयर ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स। ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स मतलब इन हाइड्रोकार्बन में अगर कोई ऑक्सीजन वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे एल्कोहल है, जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन्स है, तो वो सारे डेरिवेटिव्स कहलाते हैं ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स, जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। So these occurring in the plant kingdom are known as terpenoids. तो प्लांट्स में पाए जाने वाले ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, अ, जिनका जनरल फॉर्मूला होता है C5H8 होल N, इनको हम बोल देते हैं टर्पिनॉइड्स। ठीक है। अब सबसे पहले देखेंगे अकरेंस। अकरेंस मीन्स कहाँ पर ये पाए जाते हैं। प्लांट्स में तो है ही, लेकिन प्लांट्स के किस पार्ट में है तो वो हम देख लेंगे इसमें। द फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स, स्टेम्स। ये तो समझ गए होंगे। फल हो गया, फूल हो गया, पत्तियां, स्टेम तना, बाग मतलब छाल, एंड रूट्स मतलब जड़ ऑफ नियरली ऑल द प्लांट्स हैव सम प्लेजेंट स्मेल। तो ये तो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि प्लांट्स की ये जो सारे पार्ट्स हैं, इन सब में कहीं ना कहीं कोई एक स्मेल होती है। ठीक है। It has been observed that this pleasant smell of the fruits is actually due to the presence of certain steam volatile oils known as essential oils. तो ये जो स्मेल होती है प्लांट्स में या इनके रूट्स, बाक्स या स्टेम, लीव्स या फ्लावर्स में, वो होती है कुछ ऑयल्स की वजह से। और उन ऑयल्स को हम एसेंशियल ऑयल्स बोल देते हैं। और ये ऑयल्स जो होते हैं स्टीम वोलेटाइल, स्टीम वोलेटाइल का मतलब है कि हमने स्टीम की हेल्प से अगर ये वेपोराइज हो रहे हैं, तो हम ऐसी चीजों को स्टीम वोलेटाइल बोल देते हैं। तो ये सब स्टीम वोलेटाइल होते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो दीज ऑयल्स आर वाइडली यूज्ड इन परफ्यूमरी इंडस्ट्री। अब क्योंकि इनकी अच्छी सी स्मेल होती है इन ऑयल्स की, तो इसलिए इन ऑयल्स को हम परफ्यूम वाली इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, या फॉर फ्लेवरिंग फूड्स एंड मेडिसिन। मेडिसिन में यूज करते हैं फूड को फ्लेवर देने के लिए। ठीक है। तो ये सब चीजों में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो द फ्रेग्रेंट पोर्शन of the essential oil is actually a particular lower terpenoid। तो जो इसमें स्मेल होती है, ठीक है, एसेंशियल ऑयल में, वो ज्यादातर उन टर्पिनॉइड की प्रेजेंस की वजह से होती है। ये जो टर्पिनॉइड्स हमने अभी ऊपर देखा कि C5H8 होल N का फॉर्मूला होता है, ये टर्पिनॉइड्स उस ऑयल में पाए जाते हैं और इन टर्पिनॉइड्स की वजह से उस ऑयल की स्मेल होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैस्मीन ऑयल, यानी जो चमेली का तेल होता है, कंटेन्स लीनालूल। तो ये लीनालूल जो है वो टर्पिनॉइड है, उसमें ये लीनालूल प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से जो है जैस्मीन ऑयल की अपनी स्मेल होती है। वाइल द रोज ऑयल जो गुलाब का तेल है, कंटेन्स मेनली गिरानियोल। तो ये गिरानियोल होता है, ये भी अपने आप में एक टर्पिनॉइड है। Among the chief constituents of the essential oils are the terpenoids having carbon atoms up to C15 and their oxygenated derivatives such as alcohol, aldehyde and ketones। तो जो एसेंशियल ऑयल्स के जो मेन में पाए जाने वाले मेन टर्पिनॉइड्स हैं, उनमें उनमें जो कार्बन एटम का नंबर होता है मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब टू कह सकते हैं कि 15 तक हो सकता है। ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है वो टर्पिनॉइड्स। तो टर्पिनॉइड्स मेनली क्या हुए, जो प्लांट्स में ये मेनली पाए जाते हैं, और प्लांट्स में जो स्मेल होती है वो कुछ एसेंशियल ऑयल्स की वजह से होती है, और उन ऑयल्स में ये टर्पिनॉइड्स होते हैं। ठीक है। तो ये तो थी इनकी अकरेंस, कहाँ पर ये पाए जाते हैं। अब आ जाता है टर्पिनॉइड्स का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। तो द नेचुरल टर्पिनॉइड हाइड्रोकार्बन्स हैव द जनरल फार्मूला, अभी मैंने आपको बताया इनका जनरल फार्मूला क्या होगा, C5H8 होल N। तो जैसे ही हम एन को चेंज कर देंगे तो इनका फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, और उसी हिसाब से ये इनको हम क्लासिफाई भी कर पाएंगे। तो द फर्स्ट मेंबर C5H8 इज कॉल्ड हेमीटरपीन और आइसोप्रीन। ये बेटा जो आइसोप्रीन है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो सारे टर्पिनॉइड्स जो हैं इस आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं। तो जो फर्स्ट वाला इसका मेंबर हुआ वो बेसिक जो जहां से शुरू होता है टर्पिनॉइड्स,
वो हमारा होता है फॉर्मूला C5H8, यानी 5 कार्बन होंगे और 8 हाइड्रोजन। इट इज द बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑल हायर टर्पिनॉइड्स। तो जितने भी, ये तो बेसिक हुआ, बिल्कुल लोअर टर्पिनॉइड, इसी की हेल्प से हम सारे हायर टर्पिनॉइड्स को बिल्ड कर सकते हैं। तो therefore terpenoid hydrocarbons are classified on the basis of the value of n। तो इसीलिए इस n की वैल्यू के बेसिस पर हम टर्पिनॉइड्स को क्लासिफाई भी कर सकते हैं। और n क्या हो गया? n हो गया यहाँ पर, दैट इज द नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स प्रेजेंट इन देम। कितनी आइसोप्रीन यूनिट किसी टर्पिनॉइड में प्रेजेंट है, बस उसी बेसिस पर हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरियस क्लासेस ऑफ टर्पिनॉइड हाइड्रोकार्बन्स अलोंग विद देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट इन देम आर लिस्टेड इन टेबल। यानी टेबल में हमने ये सब कुछ बताया हुआ है। आपको ये टेबल जो है थोड़ा सा याद करनी पड़ेगी, और इसमें आपको क्या याद करना है, मेन है इसमें नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स। नंबर वन, अगर नंबर वन है तो यानी C5H8 का होल, हम n तो लिख रहे थे, तो हम n इज इक्वल टू अगर वन लिख दें, यहाँ पर वन लिख दें, तो इसका मतलब क्या, C5H8 ही हो गया। तो ये C5H8 अपने आप में पूरी एक आइसोप्रीन यूनिट है। ठीक, तो इसमें नंबर ऑफ, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बस C5H8 याद करना है और नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट याद करनी है। तो बस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो यहाँ दिख ही रहे हैं, 5 है, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। तो ऐसी टर्पीन्स को हम बोल देते हैं हेमी टर्पीन्स या आइसोप्रीन। तो आप मेनली आइसोप्रीन याद रखिएगा। फिर नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट हो जाए 2। अगर 2 हो गई तो C5H8 का होल हो जाएगा 2। तो अगर मैं C5H8 का होल 2 करूंगी तो इसका मतलब C5 कितने हो जाएंगे, 5 2 जा 10, ये तो 10 हो जाएंगे। और H कितने हो जाएंगे, शुरू में 8 थे, तो 8 2 जा 16, तो यहाँ पर 16। तो आपको सिर्फ C5H8 याद रखना है, बाकी सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप खुद से बना सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ आइसोप्रीन यूनिट का नंबर। ठीक है, तो अब कार्बन का नंबर यहाँ दिख ही रहा है, C10, तो ये इसको हम बोलेंगे कि ये है मोनोटर्पीन्स। ठीक, उसके बाद क्या होगा, नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट जैसे ही 3 हुई, तो आपने क्या करना है, आपने करना है C5H8 होल थ्राइस। जब होल थ्राइस हो जाएगा तो ये 5 ये है, और 3 जा कितने हुए, 5 3 जा 15, तो C15 हो जाएंगे। हाइड्रोजन 8 है, और 8 3 जा कितना होता है, 24। तो C15 और H24, ये हमारा तीसरा टर्पिनॉइड निकल के आ जाएगा, और इसका नाम हो गया सेस्क्विटर्पीन्स। ठीक है, तो C15, कहाँ गड़बड़ हो गई है, लो इसे मिटा दिया मैंने इसे, तो सेस्क्विटर्पीन, और इसमें नंबर दिख ही रहा है। फिर ऐसे नंबर बढ़ेगा, 4 हो जाएगा, तो C5H8 का होल 4 कर दीजिए। तो जब आप इस C5H8 का होल 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, C20 हो जाएगा। यानी आपने क्या करना है बेटा, आपने सिर्फ यहाँ पर 5 की टेबल पढ़नी है। ये 5 1 जा 5 कार्बन के लिए, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो यानी जो जो नंबर यहाँ लिखा है, बस उसको 5 से मल्टीप्लाई करते रहना है। ठीक है, 5, यहाँ पर 1 लिखा है तो 5 ही रहेगा। यहाँ पर 2 लिखा है तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C15 निकल के आएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 निकल के आएगा। ठीक है, फिर ये लाइन से था 1 2 3 4, फिर बस एक नंबर मिस कर दीजिए, 5 छोड़ दीजिए, 6 है, और 6 के बाद 7 छोड़ दीजिए, 8 है। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है याद करना। जैसे ही 6 आएगा तो अब आप क्या करेंगे, कार्बन के नंबर के लिए 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 6 जा 30 होते हैं। फिर 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन का नंबर 40 आ जाएगा। और आगे तो आपका ये जो है पॉलीटर्पीन्स हो जा रहा है। तो पॉलीटर्पीन्स हमारा क्या होगा, C5H8N, और N इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, ये N इज इक्वल टू है, N इज इक्वल टू हो जाएगा N ग्रेटर देन 8, जहां पर N का नंबर 8 से ज्यादा होगा। ठीक, तो कार्बन के लिए आपने 5 की टेबल पढ़ेंगे, और हाइड्रोजन के लिए आपको 8 की टेबल पढ़नी है। यानी पहली बार आप 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही रहेगा, तो इसलिए H का नंबर 8। फिर यहाँ पर H के नंबर के लिए 8 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 2 जा 16, तो हाइड्रोजन का नंबर 16 निकल के आ गया। फिर 8 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो H का नंबर 24 निकल के आया। फिर 8 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो H का नंबर 32। फिर 8 को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 48, फिर 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। तो बस आपको 1 2 3 4 याद रहेगा, एक नंबर छोड़ना है 5, फिर 6 लिखना है, 7 नंबर,
छोड़ देना है, फिर 8 लिखना है और बस उसके बाद कार्बन के और हाइड्रोजन के नंबर को इन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास निकल के आ जाएगा। और फिर यहाँ से आप कार्बन का नंबर भी, यहाँ पर जो कार्बन का नंबर निकल के आएगा बस वही कार्बन का नंबर आप यहाँ लिख दीजिए, उसी बेसिस पर नाम हो जाएंगे। तो पहली बेसिक यूनिट हमारी आइसोप्रीन यूनिट होती है, दूसरी मोनोटर्पीन्स, फिर होती है सेस्क्वीटर्पीन्स, उसके बाद डाई, फिर ट्राई, फिर टेट्रा और फिर पॉलीटर्पीन्स। तो जो टेट्रा टर्पीन्स होती हैं वो एक्चुअल में कैरोटिनॉइड्स होती है, इसको भी हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। और पॉलीटर्पीन्स हमारी नेचुरल रबड़ होती है, ठीक है। इसमें एन का नंबर या नंबर ऑफ कार्बन एटम कह लो ग्रेटर देन 40 होता है, ठीक। तो ये क्लासिफिकेशन था। अब ये क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ एन, नंबर का, एन का वैल्यू कितना है, ठीक है। इसके अलावा भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं किस बेसिस पर, कि टर्पिनॉइड्स में रिंग्स पाई जाती है। रिंग माने जो ये रिंग रिंग स्ट्रक्चर जो होता है ना कोई भी, जैसे ये वाला, ठीक। तो ये रिंग स्ट्रक्चर इसमें है या नहीं, कितनी रिंग्स प्रेजेंट है। तो हर टर्पिनॉइड्स को हम इस तरह से, जैसे सबसे पहले आता है ए साइक्लिक टर्पिनॉइड्स। तो ए साइक्लिक टर्पिनॉइड का मतलब हुआ कि ए साइक्लिक का मतलब साइक्लिक नहीं है वो, यानी वो एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो दीज कंटेन एन ओपन चेन स्ट्रक्चर और फिर उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं टर्पिनॉइड्स के, माइसिन और गिरेनियोल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मोनोसाइक्लिक टर्पिनॉइड हो गया। मोनोसाइक्लिक टर्पिनॉइड, मोनोसाइक्लिक है इसका मतलब एक रिंग वहां पर प्रेजेंट है, तो दीज कंटेन वन रिंग इन द मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल के तौर पर लिमोनिन हो गया, अल्फा टर्पाइनॉल हो गया या मेंथॉल हो गया। फिर बाईसाइक्लिक में दो रिंग्स हो जाएंगी, फिर उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं कैम्फर और अल्फा पाइनिन। फिर ट्राईसाइक्लिक में तीन रिंग्स हो जाएंगी, फिर ये सब इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। टेट्रासाइक्लिक में चार रिंग हो जाएंगी और फिर ये एग्जाम्पल्स इसमें लिखे हुए हैं। तो ये आप सब इसमें से देख लीजिएगा क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं इसका, ठीक। क्लासिफिकेशन के बाद आता है इनका आइसोलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इस पर भी क्वेश्चन आता है। ये ना एकदम मिक्स करके क्वेश्चन देंगे कि इसकी टर्पिनॉइड्स की अकरेंस बता दीजिए, उसकी क्लासिफिकेशन या उसका आइसोलेशन, फिर कोई पर्टिकुलर कंपाउंड दे देंगे, कोई पर्टिकुलर टर्पिनॉइड की इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन बता दीजिए। तो कभी ना बहुत बार ना कंबाइन करके आता है क्वेश्चन। तो ये सब टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट है, आप ये मत समझिएगा कोई भी टॉपिक इसमें ऐसे ही लिख दिया है, मतलब सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। थोड़े से बोरिंग हो सकते हैं स्टार्टिंग में ये आइसोलेशन वगैरह या, तो वो सब ये अकरेंस याद करना वो सब क्योंकि थियोटिकल होता है, सारी बायो से रिलेटेड है, थोड़ा केमिस्ट्री थोड़ी कम है जरा, तो हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लगे, लेकिन बेटा याद तो करना ही पड़ेगा। तो टर्पिनॉइड्स अकर इन द एसेंशियल ऑयल्स ऑफ द प्लांट्स, ये तो हमें मालूम पड़ा कि प्लांट्स में पाए जाने वाले ऑयल में टर्पिनॉइड्स पाए जाते हैं। तो देयर आइसोलेशन इज कैरीड आउट इन द फॉलोइंग टू स्टेप्स। तो इसमें दो स्टेप्स में आइसोलेशन होगा, क्योंकि प्लांट्स में हमारे एसेंशियल ऑयल्स हैं और इन एसेंशियल ऑयल्स में टर्पिनॉइड्स हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, आइसोलेशन करना पड़ेगा इन एसेंशियल ऑयल्स का प्लांट्स में से। तो सबसे पहला हमारा इसीलिए टॉपिक दो स्टेप्स ले रहे हैं कि पहले तो हम आइसोलेट करेंगे अपने एसेंशियल ऑयल को प्लांट में से, फिर हम आइसोलेट करेंगे सेकंड स्टेप में टर्पिनॉइड्स को इन एसेंशियल ऑयल्स में से, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इसका था आइसोलेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल्स। अब इसके लिए भी हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं, जिसमें पहला मेथड है एक्सप्रेशन मेथड। तो इन दिस मेथड फर्स्ट द जूस ऑफ द प्लांट, ठीक है, मटेरियल इज ऑब्टेन्ड बाय क्रशिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए लीव्स ले लिया आपने या स्टेम ले लिया, रूट ले ली, फ्रूट्स ले लिया, जहां भी वो एसेंशियल ऑयल है आपने उसको ले लिया और उसको फिर क्रश करना है, ठीक है। क्रश करने का मतलब जैसे पीसना है आपको उसको, तो पीसने से क्या होगा, उसका जूस जो है वो निकल के आएगा, ठीक है। अब उस जूस को क्या करना है, जूस इज नाउ सेंट्रीफ्यूज इन हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगल मशीन व्हेन द एसेंशियल ऑयल गेट सेपरेटेड। इस जूस में से हमें उस ऑयल को अलग करना है, उसके लिए हम सेंट्रीफ्यूगल मशीन को यूज करते हैं। अब ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन को बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे घर में जो मिक्सी होती है ना, उसमें अगर हमें मलाई लगानी हो, आपने घर में देखा होगा मम्मियों को कई बार मलाई लगाती है और मलाई में से क्या निकलता है, मट्ठा बनता है, छाछ बनती है और मक्खन बनता है। तो वो क्या करती है, मिक्सी उसको गोल गोल घुमाती है, जब हम उसको स्विच ऑन करते हैं तो एकदम से गोल गोल घूमना शुरू करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल मशीन क्या करती है, डेंसिटी के बेसिस पर दो सब्सटेंस को अलग करती है। जब आपने सेंट्रीफ्यूगल मशीन, आप एक तरह से मिक्सी समझ लीजिए, मिक्सी भी एक टाइप की सेंट्रीफ्यूगल मशीन ही हो गई। जैसे हमने उसमें मलाई डाली, उसको घुमाया, चर्न करना शुरू किया, तो क्या होगा, मक्खन तो ऊपर आ जाता है और नीचे नीचे सब लिक्विड बचता है। तो यहाँ पर मक्खन आ जाएगा ऊपर, तो क्योंकि उसकी डेंसिटी हल्की है तो वो तैरना शुरू हो जाता है, ठीक है। और मट्ठे की डेंसिटी ज्यादा है तो वो नीचे बैठ जाता है।
तो ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन भी इसी तरह से हमारे एसेंशियल ऑयल को जो है सेपरेट कर देती है जूस में से, कि वो डेंसिटी के बेसिस पर क्योंकि सेपरेट कर रही है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन मेथड था, तो इससे हमें एसेंशियल ऑयल मिल जाते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन मेथड हम यूज कर लेते हैं। दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज मेथड, इसी को हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। द एसेंशियल ऑयल्स आर स्टीम वोलेटाइल, क्योंकि अभी अभी हमने पहले ही पढ़ा था कि एसेंशियल ऑयल्स होते हैं स्टीम वोलेटाइल होते हैं। स्टीम की हेल्प से हम इसको वेपोराइज कर सकते हैं एंड कैन एफिशिएंटली बी एक्सट्रैक्टेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। देखो, स्टीम डिस्टिलेशन हम किन कंपाउंड्स का करते हैं, वो कंपाउंड्स जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज हो जाते हैं, जिनको बॉयल किया और वो डिकम्पोज हो गए। देखो, अगर हमें क्या करना है, सपोज हमारे पास हमने एक ये फ्लास्क लिया, हमने इसमें ना दो लिक्विड मिक्स कर दिए आपस में, उसमें से एक का बॉइलिंग पॉइंट सपोज कुछ भी है, ज्यादा है, किसी का 180 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और दूसरा लिक्विड जो हमने लिया सपोज उसका बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। हमने इसको हीट करना शुरू किया, तो क्या होगा, अगर हम इसे सेपरेट करना है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचेगा, तो जो ये वाला लिक्विड है ये तो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बॉयल होगा तो इसकी वेपर्स बनेगी, उन वेपर्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये एक ट्यूब टाइप से होता है और यहाँ एक बीकर लगा हुआ होता है, तो यहाँ पर ना ये कंडेंस हो जाता है। तो इसका वेपर्स जो बनेगी, वेपर्स कंडेंस होके ड्रॉप ड्रॉप करके इसमें गिरनी शुरू हो जाएंगी। तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर जैसे ही आएगा, तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड जिस भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉईल होगा, यहाँ पर वेपोराइज होगा, वेपोराइज होने के बाद यहाँ कंडेंस होगा, और कंडेंस के बाद, कंडेंसेशन के बाद यहाँ पर जो है ना वो लिक्विड इकट्ठा हो जाएगा। तो उससे क्या होता है, यहाँ पर एक लिक्विड रह गया और यहाँ पर एक लिक्विड हमें मिल गया, तो दोनों लिक्विड सेपरेट कर लिए हमने। लेकिन अगर हम लेकिन वो कंपाउंड्स जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने पर डिकम्पोज हो जाते हैं, तो फिर तो वो कंपाउंड बचेंगे नहीं, डिकम्पोज अगर हो गए। तो ऐसे कंपाउंड्स का को सेपरेट जब हम करेंगे, तो वो हम स्टीम डिस्टिलेशन की हेल्प से सेपरेट करते हैं। तो स्टीम डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, इसका भी एक, मतलब मैं बहुत डिटेल में तो नहीं बता रही हूँ बेटा, बहुत देख लीजिएगा आप, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े होंगे स्टीम डिस्टिलेशन पे। स्टीम की हेल्प से हम अपने लिक्विड को वेपोराइज करेंगे। तो इसमें क्या आ रहे हैं, हम दो फ्लास्क ले ले रहे हैं, इसमें हमारा वो लिक्विड है जो स्टीम वोलेटाइल है, ठीक है, और इसमें हमने ले रखा है अपना वाटर। इसको हम नीचे से हीट कर रहे हैं, और यहाँ से यहाँ एक ना ट्यूब के थ्रू हमने इसको दे रखा है, और यहाँ से भी एक ट्यूब है और वो फ्लास्क में लगी हुई है, ठीक है। बहुत अच्छा सा तो मैं नहीं बना पा रही हूँ, और यहाँ से इसको भी हीट कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, जब यहाँ से हम इसको हीट करें तो वाटर की वेपर बनेगी, वो वाटर की वेपर यहाँ से यहाँ होती हुई इस लिक्विड में जाएंगी, ठीक है। और तभी क्या होगा, ये भी अपना, भाई इसकी भी वेपर बननी शुरू हो जाएंगी, तो इसकी वेपर और लिक्विड की, वाटर की वेपर, वो दोनों एक साथ जाएंगी, और यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर कंडेंस होकर इस बीकर में जो है वो गिरनी शुरू हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा, वो अब ये वाला जो लिक्विड है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वेपोराइज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट पर आने से पहले ही वेपोराइज हो जाएगा, तो उसका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा, तो वो वाटर की वेपर के साथ ही हम उसको यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्टीम डिस्टिलेशन है, मतलब और भी बहुत अच्छे तरीके से मैं नहीं बता पा रही हूँ, मतलब क्योंकि ये ज्यादा डिटेल में तो आपके यहाँ नहीं है। तो बस इस तरह से मैं बताना चाह रही थी कि बस इसको हम ना सेपरेट करने का एक तरीका है स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है। तो इस तरह से भी हम अपने एसेंशियल ऑयल्स को सेपरेट कर सकते हैं। फिर है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड भी एक सेपरेशन टेक्निक ही है। मिक्सचर में से सब्सटेंस को हम सेपरेट कर सकते हैं, कि अगर हमारे पास मिक्सचर है, उस मिक्सचर में से हमें कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस को सेपरेट करना है, वो कैसे करते हैं कि जो भी हमारा मिक्सचर है उसमें सारे जो जितने भी सब्सटेंस का मिक्सचर हमने लिया हुआ है, वो सॉलिबिलिटी के बेसिस पर करते हैं, कि एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में उन सारे मिक्सचर में जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उनकी अलग अलग सॉलिबिलिटी होगी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। तो उन सब्सटेंस को पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके फिर हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। आप लोगों ने पार्टीशन कोफिशिएंट कभी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, वो वही मेथड है। तो इसमें हम सेपरेटिंग फनल वगैरह का यूज करते हैं। So this method is suitable for the extraction of those essential oils which either decompose or hydrolyze during steam distillation। तो कई बार ऐसा भी होता है कि steam distillation के दौरान भी कुछ कंपाउंड जो है हमारे हाइड्रोलाइज या डिकम्पोज हो जाते हैं, तब क्या करें, फिर उनके लिए हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड यूज करते हैं। तो इन दिस मेथड द प्लांट मटेरियल इज डायरेक्टली ट्रीटेड विद लाइट पेट्रोल एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर लाइट पेट्रोल के साथ जो है वो प्लांट जिसमें भी हमारा एसेंशियल ऑयल है उसको पेट्रोल के साथ हम ट्रीट करते हैं। तो एसेंशियल ऑयल प्रेजेंट इन द प्लांट गेट्स असिमिलेटेड विद पेट्रोल, पेट्रोल के साथ वो मिक्सअप हो जाता है, फिर वो पेट्रोल लेयर को हम सेपरेट कर लेते हैं थ्रू सेपरेटिंग फनल,
ठीक, एंड इज सब्जेक्टेड टू डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो रिड्यूस प्रेशर के हेल्प से हम क्या करते हैं, उसको डिस्टिलेट कर लेते हैं, और सॉल्वेंट दस गेट्स रिमूव्ड, और जो सॉल्वेंट उसमें होता है उसको फिर रिमूव कर लेंगे, और एसेंशियल ऑयल जो है हमें वहां से मिल जाएगा। मतलब वो एसेंशियल ऑयल के लिए हम पर्टिकुलर सॉल्वेंट ले रहे हैं, और सॉल्वेंट वहां से हमारा रिमूव हो सकता है, तो फिर वहां से हमें एसेंशियल ऑयल मिल जाता है। तो ये कुछ मेथड थे एसेंशियल ऑयल को आइसोलेट करने के। तो एक बार जब हमारे पास एसेंशियल ऑयल आया जाएगा, तो फिर उस एसेंशियल ऑयल में से हम अपने टर्पिनॉइड्स को सेपरेट करेंगे। तो सेकंड स्टेप हमारा होगा आइसोलेशन ऑफ टर्पिनॉइड्स फ्रॉम एसेंशियल ऑयल्स। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम कुछ फिजिकल मेथड यूज कर लेते हैं, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और क्रोमेटोग्राफी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी हमारे से मिक्सचर अगर हमने ले रखा है, तो फ्रैक्शंस में वो कंपाउंड जो है हमारे सेपरेट होंगे। पहले एक कंपाउंड सेपरेट होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर वो तो फ्रैक्शंस में आते हैं, ठीक है। पार्ट्स में अगर डिस्टिलेशन हो रहा है तो हम उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोल दे रहे हैं। ये सब टर्म्स आपने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई होंगी, तो इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ। Isolation of terpenoids from essential oil is mainly done by physical methods. These include fractional distillation and chromatography. During fractional distillation, monoterpenoid hydrocarbons distill first. वही ना, पार्ट्स में हो रहा है, तो पहले होंगे मोनोटर्पिनॉइड्स का डिस्टिलेशन पहले होगा, और उसके बाद दीज आर फॉलोड बाय द ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव, और उसके बाद इनके ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स अगर होंगे तो वो डिस्टिल होंगे। डिस्टिलेशन ऑफ द रेजिड्यू अंडर रिड्यूस प्रेशर गिव्स सेस्क्विटर्पिनॉइड्स। तो डिस्टिलेशन अगर हम रिड्यूस प्रेशर पर करा रहे हैं तो फिर सेस्क्विटर्पिनॉइड्स मिलेंगे, विच आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो द आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ टर्पिनॉइड्स कैन ऑल्सो बी कैरीड आउट बाय वेरियस टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से भी, जैसे गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, उसकी हेल्प से भी हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। Among these, the gas liquid chromatography is the most versatile technique and gives the प्योर फॉर्म ऑफ टर्पिनॉइड। तो यहाँ से हमें प्योर फॉर्म टर्पिनॉइड की मिल जाती है, ठीक है। तो ये सब कुछ था आइसोलेशन ऑफ टर्पिनॉइड्स हम कैसे करते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रूल है, इसमें आ रहा है द आइसोप्रीन रूल एंड द स्पेशल आइसोप्रीन रूल। तो ये क्या है, तो टर्पिनॉइड्स possesses a basic building block of 5 carbon atoms and their carbon skeletons can be constructed by linking together of C5 units branched at the second carbon atom, और इसी को हम आइसोप्रीन यूनिट बोल देते हैं। देखो यहाँ पर हमने ये एक बेसिक स्केलेटन बना दिया है, जिसमें हमने सिर्फ कार्बन को शो किया है। तो आप देख रहे हैं कुल मिलाकर यहाँ पर 5 कार्बन है, और अगर मैं इस कार्बन की नंबरिंग करनी शुरू करूंगी तो नंबर 1 हम इसको देंगे, जहां से हमारी साइड चेन, सेकंड नंबर पे साइड चेन है ये वाली, तो जहां से साइड चेन पास में पड़ती है वहां पर हम क्या करते हैं, उसको कम नंबर देना शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम नंबरिंग शुरू करें, नंबर 1 2 3 4। तो ये कुल मिलाकर तो 5 कार्बन है, लेकिन एक 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, और सेकंड कार्बन पर ब्रांचिंग है। तो ऐसी यूनिट हमारी कहलाती है आइसोप्रीन यूनिट, ठीक है, क्योंकि ये आइसोप्रीन जैसी है। अब आइसोप्रीन क्या होती है, आइसोप्रीन यहाँ बना रखी है, ये आइसोप्रीन है ना, बिल्कुल, ये 1 नंबर, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 2 नंबर का कार्बन एटम यहाँ पर, उसमें भी ब्रांचिंग हो रखी है। तो ये जो आइसोप्रीन है, ये बोल रहे हैं कि यही हमारे टर्पिनॉइड्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। तो आइसोप्रीन रूल क्या था, आइसोप्रीन रूल ये था कि जितने भी हमारे टर्पिनॉइड्स हैं, उनका जो स्केलेटन है वो आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बना होता है, यानी उसमें इस टाइप का स्केलेटन देखने को हमें मिलेगा। बहुत सारी आइसोप्रीन्स मिलकर टर्पिनॉइड्स बनाती हैं, अलग अलग टर्पिनॉइड्स में अलग अलग आइसोप्रीन का नंबर। अभी अभी हमने देखा भी था, टेबल में भी हमने देखा था ना, यहाँ पर ये एक आइसोप्रीन यूनिट थी, फिर यहाँ पर दो आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर मोनोटर्पीन्स बनती हैं, 3 आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर सेस्क्विटर्पीन्स बनती हैं। तो इस तरह से ना बहुत सारी आइसोप्रीन यूनिट मिलकर जो है हमारे टर्पिनॉइड्स बनाती है। तो आइसोप्रीन रूल भी यही था कि, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, 10 आइसोप्रीन में बी टेकन एज द बेसिक बिल्डिंग यूनिट टर्पिनॉइड्स, बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ टर्पिनॉइड्स, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट रूल known as isoprene rule can be stated। तो इस बेसिस पर हम एक आइसोप्रीन रूल को बता सकते हैं, और वो क्या था, द स्केलेटन स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल नेचुरली अकरिंग टर्पिनॉइड्स कैन बी बिल्ट अप ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। मतलब कुल मिलाकर ये कहने का मतलब कि जो भी हमारे टर्पिनॉइड्स का स्ट्रक्चर है वो आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। और इसको कुछ फैक्ट्स है वो सपोर्ट भी करते हैं इस रूल को। कैसे, पहला फैक्ट था कि आइसोप्रीन मे बी डाइमराइज्ड इन द लैब to give dipentene which is widely distributed natural terpenoid।
आइसोप्रीन को जब हमने लैब में डाइमराइज किया तो एक आइसोप्रीन और दो आइसोप्रीन, तो दो आइसोप्रीन मिलकर क्या बनाएंगी, डाइपेंटीन। ठीक है, तो डाइपेंटीन बना, और डाइपेंटीन अपने आप में एक नेचुरल टर्पिनॉइड है। इससे हमें मालूम पड़ा कि टर्पिनॉइड में आइसोप्रीन यूनिट तो है ही है। ठीक है, दूसरा फैक्ट क्या था कि आइसोप्रीन ऑन पॉलीमराइजेशन, जब हमने आइसोप्रीन को पॉलीमराइज कराया तो हमें पॉली आइसोटर्पिन में पॉलीटर्पिनॉइड्स मिले, जैसे कि रबड़ रबड़ लाइक मटेरियल मिला। तो ये जो थे पॉलीटर्पिनॉइड्स, ये इसमें भी हमें क्या, क्योंकि आइसोप्रीन को ही पॉलीमराइज करके मिल रहा है, तो मोनोमर यूनिट इसमें आइसोप्रीन है, यानी कि बहुत सारी आइसोप्रीन मिलकर बना रही होंगी हमारी रबड़ को। ठीक है, तो इससे हमें ये मालूम पड़ा कि रबड़ जो है, और रबड़ भी अपने आप में क्या है, एक टर्पिनॉइड है। ठीक, और फिर क्या है, रबर एंड अदर टर्पिनॉइड्स ऑन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन यील्ड आइसोप्रीन। तो जब हमने रबर और दूसरे टर्पिनॉइड्स का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया, यानी उनको पार्ट्स में तोड़ना शुरू किया, तो वो जो बेसिक यूनिट थी वो निकल के आई आइसोप्रीन। एक्सक्यूज मी। तो यहां से भी हमें मालूम पड़ता है कि जितने भी हमारे टर्पिनॉइड्स हैं वो आइसोप्रीन से मिलकर बने हुए हैं। ठीक, फिर आता है स्पेशल आइसोप्रीन रूल। एक्सक्यूज मी। तो ये स्पेशल आइसोप्रीन रूल इन गोल्ड ने दिया था। इन गोल्ड एक साइंटिस्ट है, उन्होंने पाया दैट द आइसोप्रीन यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर इन अ पर्टिकुलर फैशन इन अ टर्पिनॉइड। वो किसी टर्पिनॉइड में जो आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं वो पर्टिकुलर फैशन में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, और वो पर्टिकुलर फैशन में जुड़ी हुई हैं, उसी से हमारा स्पेशल आइसोप्रीन रूल निकल के आया। अब वो स्पेशल आइसोप्रीन रूल क्या था, वो ये था कि द आइसोप्रीन यूनिट्स इन नेचुरल टर्पिनॉइड्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय हेड टू टेल लिंकेज। यानी आइसोप्रीन यूनिट में एक हेड होता है और एक टेल होती है। ठीक है, तो जब दो आइसोप्रीन यूनिट मिलेंगी तो पहली की अगर हेड मिल तो दूसरे का टेल मिलेगा। एक का हेड और दूसरे का टेल वो मिलना है आपस में, तो हेड टू टेल लिंकेज पाई जाती है, जिसको हम यहाँ पर 1,4 लिंकेज भी बोल सकते हैं। अब 1,4 लिंकेज क्यों बोल रहे हैं वो देख लो पहले तो। जैसे कि इसका नंबर मैंने, ये हमारी आइसोप्रीन यूनिट है, ये यूनिट आपको सारे टर्पिनॉइड्स में देखने को मिलेगी। ये 2 लिख दिया, यहाँ पर 3 लिखा, और ये 4 देखा, 2 नंबर पे ब्रांचिंग है। इससे हमें मालूम पड़ा कि ये एक आइसोप्रीन यूनिट है। जहां पर ब्रांचिंग होती है उसको हम बोल देते हैं हेड। और यानी आप देख लो, जो 1 नंबर कार्बन हमने किसको दिया है, जिसको भी 1 नंबर कार्बन, वो वाला पोर्शन हमारा हेड कहलाएगा, जिसको हमने 4th दिया है वो हमारा टेल कहलाएगा। ठीक, तो जब दो आइसोप्रीन यूनिट मिलेंगी तो दूसरी आइसोप्रीन यूनिट अगर हमें इसमें जोड़नी है, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ से कोई जोड़ रहे हैं तो यहाँ हेड जुड़ेगा। ठीक है, फिर हेड और टेल हो जाएगा, तो ये दूसरी आइसोप्रीन यूनिट हो जाएगी। फिर इस टेल से फिर एक किसी तीसरी आइसोप्रीन यूनिट जुड़नी होगी तो उसका भी हेड जुड़ेगा। तो इस तरह से जुड़ के, तो ये 1,4 लिंकेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो टेल का नंबर है 4 और हेड का नंबर है 1, तो ये 1 और 4 आपस में जुड़ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको 1,4 लिंकेज बोल दे रहे हैं। तो ये हमारी आइसोप्रीन हमने यहाँ बना दिया। आइसोप्रीन में हमने अगर नंबरिंग करूं मैं, और नंबरिंग हम हमेशा जहां पर भी ब्रांचिंग है वहीं से शुरू करेंगे, तो 1 2 3 4, तो 2 नंबर वाले कार्बन पर आपको ब्रांचिंग देखने को मिलेगी। तो मेन आपको ये वाली यूनिट देखनी है कि बस आपको 4 कार्बन एटम लगातार होने चाहिए और दूसरे कार्बन एटम पर ब्रांच होनी चाहिए। ठीक है, तो जहां पर ब्रांचिंग होगी उस पोर्शन को हम हेड बोलेंगे और लास्ट वाले कार्बन को हम टेल बोलेंगे। तो आइसोप्रीन यूनिट अगर लिंकेज दिखाना है हेड टू टेल, वो हमने यहाँ शो किया हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, देखो, ये हमारी आइसोप्रीन यूनिट हो गई 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो 2 नंबर पर आपको ब्रांचिंग दिख गई, यहाँ पर 1 नंबर कार्बन को हमें हेड बोलना है, 4 को हमें टेल बोलना है। जब इससे दूसरा जुड़ेगा तो वो इसका हेड होगा, यानी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये दिखा रही है कि ये पूरी की पूरी एक यूनिट है आइसोप्रीन। फिर ये दूसरी यूनिट हो गई आइसोप्रीन, फिर ये तीसरी यूनिट हो गई। तो इस तरह से ये यूनिट जुड़ती चली जाती है, और आप लिंकेज देखो, लिंकेज हमारे क्या कहला रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं नंबर करूं 1, ये 2, ये 3, ये 4, फिर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो आप देख रहे हैं ये है हमारा 1,4 लिंकेज या हेड टू टेल लिंकेज। एक का हेड है तो दूसरे का टेल मिलना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हेड टू टेल लिंकेज पाया जाता है। तो इसी को स्पेशल आइसोप्रीन रूल बोला गया।
आइसोप्रीन रूल था कि सब सारे टर्पेनॉइड्स आइसोप्रीन से मिलकर बने हैं। स्पेशल आइसोप्रीन रूल था कि ये जो हेड टू टेल लिंकेज होता है, वन फोर्थ लिंकेज, कि अगर दो आइसोप्रीन यूनिट है तो एक का हेड और दूसरे का टेल जो है इसमें जुड़ेगा, ठीक। और इसी बेसिस पर हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सब कॉमन टर्पीन्स इन विच आइसोप्रीन यूनिट्स आर लिंक्ड हेड टू टेल। और इन एग्जाम्पल्स में एच जो है उसका मतलब है हेड और टी का मतलब टेल, वो तो अभी हम पढ़ रहे हैं। और डैश लाइन क्या बता रही है, हाउ द फॉर्मूला कैन बी डिवाइडेड इनटू आइसोप्रीन यूनिट्स। जो इसमें डैश लाइन दिखा रखी है, जो ये इस तरह से दिखा रखी है ना, ये वाली लाइंस, ये हमें बताती है कि आइसोप्रीन यूनिट्स कैसे जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। देखो, ये सबसे पहले डाईपेंटीन देखो। डाईपेंटीन में क्या हुआ, ये आपके सामने फॉर्मूला लिखा ही हुआ है। आपको कैसे पहचानोगे आप, तो आपने ये तो मैंने खैर लिख ही दिया है हेड टू टेल, वैसे मुझे लिखना नहीं चाहिए था। देखो, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4, 4 कार्बन की एक चेन होगी। सेकंड वाले कार्बन पर आपको एक ब्रांच दिखाई देगी, तो बस वो समझ लीजिएगा वो एक आइसोप्रीन यूनिट है। और 1 नंबर वाला कार्बन उसका हेड कहलाएगा और 4 नंबर वाला कार्बन टेल कहलाएगा, ठीक। अब आप ये तो यहाँ से यहाँ तक जिसमें मैंने 1 2 3 4 बोला है वो पूरी एक आइसोप्रीन यूनिट है। तो अब हम ये देखेंगे कि इसके हेड से इसका टेल जो है जुड़ा हुआ होना चाहिए कहीं पर भी। यहाँ पर अगर हमने देखा तो टेल से हेड नहीं जुड़ रहा है, लेकिन इधर की साइड अगर हम देखेंगे तो हेड से टेल जुड़ रहा है, ठीक है। तो जहाँ टेल जुड़ता है, टेल को हम नंबर 4 देते हैं, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। नंबर 1 आप इसको ये भी दे सकते हैं, चाहे आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो हेड हो जाएगा। तो यहाँ पर एक आइसोप्रीन यूनिट हो गई ये वाली, ठीक है, और एक आइसोप्रीन यूनिट हो गई ये वाली। इसीलिए डैश लाइन से इनको सेपरेट कर रखा है। तो दो आइसोप्रीन यूनिट यहाँ पर आपस में मिली है और हेड टू टेल लिंकेज भी बन रहा है, 1 और 4 आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक। तो ये डाइपेंटीन था। ऐसे ही हम ये देख सकते हैं माइसिन को, यहाँ पर भी आप 1, ये 2, इसको 3 और ये 4, तो 4 कार्बन है और सेकंड वाले कार्बन पर एक और कार्बन अटैच है, तो ब्रांचिंग हो रखी है। तो ये इसका हेड हो गया 1 वाला कार्बन। अब 1 वाला कार्बन है, हेड है, तो जाहिर सी बात है जब दूसरी बार जो दूसरा आइसोप्रीन यूनिट होगी वो टेल के थ्रू जुड़ी हुई होगी। तो टेल है तो इसको 4 नंबर दे देंगे, यहाँ पर 3, ये 2 और 1 नंबर, चाहे आप इसको दे सकते हैं और चाहे आप इसको दे सकते हैं, कुछ भी किसी को भी देंगे तभी भी 2 नंबर पर आपको ब्रांचिंग दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हमने ये डैश लाइन दिखा दी है कि एक आइसोप्रीन यूनिट ये हो गई और फिर दूसरी वाली यूनिट ये हो गई, ठीक है। अब ग्रेनियोल, ग्रेनियोल में भी यही है। अच्छा, इसमें क्या है, ये सेम 1, ये 2, ये 3 और ये है इसका 4 नंबर। जहां कार्बन होगा उसको 4 देना, हाइड्रोजन को 4 नहीं दे देना, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी एक आइसोप्रीन यूनिट हो गई और यहाँ 4 है, ये 3 हो गया, ये 2 और ये 1। तो एक यूनिट ये हो गई जहां पर टेल लिखा हुआ है और ये इसका हेड हो गया। तो एक आइसोप्रीन यूनिट ये वाली और दूसरी आइसोप्रीन यूनिट ये वाली, तो दोनों आइसोप्रीन यूनिट यहाँ पर मिली हुई है। तो हेड टू टेल या 1-4 लिंकेज यहाँ पर पाया जाता है। The isoprene and special isoprene rules have been of great importance in the structural elucidation of terpenoids. तो जब हम स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन पढ़ेंगे टर्पिनॉइड्स का तो उसमें ये सब चीजें ना बहुत हेल्प करती हैं। बट देयर आर सेवरल एक्सेप्शंस टू देम, एक्सेप्शंस भी होंगे जहां पर कोई भी रूल आता है, एक्सेप्शंस भी आते हैं। तो ये पर्टिकुलर कोई रूल, फिक्स रूल नहीं होता। तो देयरफॉर दे कैन ओनली बी यूज्ड अ गाइडिंग प्रिंसिपल, यूज्ड एज, ये एज कर लेना बेटा, दे कैन ओनली बी यूज्ड एज गाइडिंग प्रिंसिपल। इनको हम गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह यूज कर सकते हैं, ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं। तो मैक्सिमम में तो ये ऐसा ही होता है कि 1-4 लिंकेज होती है, एक हेड होता है, एक टेल होती है, हेड से ही टेल जुड़ता है हमेशा। पर हमेशा मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये सब कुछ जो आज मैंने डिस्कस किया आपके सामने, अकरेंस था, आइसोलेशन ऑफ टर्पिनॉइड्स था, क्लासिफिकेशन हो गया और अ, ये रूल्स हो गए आइसोप्रीन और स्पेशल आइसोप्रीन रूल्स। अब कल से हम इनके जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो जनरल मेथड्स ऑफ इल्यूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड, वही आता है। आपको पर्टिकुलर टर्पिनॉइड का नाम दे देंगे कि भाई ये हमारा कैम्फर है या सिट्रल है या ग्रेनियोल है, जो भी आपके सिलेबस में, मतलब इनके स्ट्रक्चर को आपको, इनके कॉन्स्टिट्यूशन को बताना है या इनके स्ट्रक्चर को डिटरमिन करना है। कैसे करोगे? मतलब उस जैसे आपके पास ये ग्रेनियोल ही है, अब इसमें ये प्रूव करना पड़ेगा आपको कि इसमें डबल बॉन्ड है।
कितने डबल बॉन्ड है ये प्रूव करना पड़ेगा, ये एसाइक्लिक है कि साइक्लिक है ये बताना पड़ेगा, कितने कार्बन की चेन है वो आपको कैसे मालूम पड़ा, इसमें ये अल्कोहलिक ग्रुप है ये कैसे मालूम पड़ा। तो ये सब कुछ आपको वहां पर बताना पड़ता है स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन में। तो उसी में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो जनरल मेथड्स वहीं पर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।